जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में गरीबी आखिर है क्यों? क्या कारण है कि एक समाज का एक हिस्सा इतना ज्यादा धनवान है, या यूं कहिए कि देश की सारी समृद्धि, सारा धन एक छोटे से हिस्से में, जिसे हम 1% भी नहीं कह सकते, 100 में से अगर एक हो तो बहुत बड़ी बात है, पर यहां तो लाखों में, या यूं कहिए करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो धनवान है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश में 100-150 लोग ही हैं जो पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, और बाकी के सब लोग आधे मध्यम वर्ग में हैं, जो कैसे भी करके अपनी जीविका चला रहे हैं, कुछ थोड़ी अच्छी तरह से, कुछ खींच खांच के, और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन जीने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप अगर उनके जीवन में देखो तो लगेगा कि बस जिंदा है तो खाने की जुगाड़ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, टूटा फूटा मकान, झोपड़ी झुग्गी जो भी है, रहने को मिल जाए। इतना अगर हो गया तो वो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। अब जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी इस हाल में जिए, क्या हम उसको समृद्ध कह सकते हैं? तो ये है क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे देश में अकूत धन होने के बावजूद भी, देखिए, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। कुदरत ने हमें नदियां दी हुई हैं जो हमें 12 महीने पानी देती हैं, जल हमें प्राप्त होता है नदियों से। जमीन है, जमीन के अंदर नदियां हैं, स्रोतें हैं, सरिताएं हैं, जहां से हमें नलकूप द्वारा या कुआं खोद करके हम पानी प्राप्त करते हैं। हमारे यहां प्रकृति है, जंगल हैं, बागायत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, खनिज हैं। जमीन के अंदर जितना खजाना है उतना तो जमीन के ऊपर भी नहीं है। ये सब चीजें होने के बावजूद भी हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, यूं कहिए कि 70-80% जो हिस्सा है वो गरीब क्यों बना हुआ है? क्या वजह है? आखिर धन तो हमारे देश में ही है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे एक पहाड़ी नदी हो, नदी का जो जल है वो निचले स्तर पर ही अधिक होगा, जहां थोड़ा सा समतल दिखाई देगा। ऊंचे स्तर पर आपको नदी का जल मिलेगा जरूर, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसका प्रभाव बहुत तेज होगा, मगर आपको उसकी जो मात्रा है वो कम होगी वहां पर, क्योंकि वो जो ठहराव है वो नीचे है। तो हमारे यहां, हमारे देश का जो धन है उसका ठहराव कुछ लोगों को 100, 150, 200 लोगों के बीच में
पहुंच गया है और बाकी का जो ऊपर का हिस्सा है वो सूखा पड़ा हुआ है बिना धन के। बस जीने का एक नाटक किए जा रहे हैं हम, इससे अधिक और कुछ नहीं। इंसान मर नहीं सकता, इसलिए वो जिंदा है, और जिंदा है तो हाथ पांव मारना पड़ता है, चाहे वो मजदूरी हो करे, चाहे वो खेती करे। अब कहेंगे खेती में भी तो बहुत लोग हैं जो धनवान हैं। हां, होंगे धनवान, लाखों के बीच में एक दो होंगे, तो हम उनको उन्हीं लोगों में गिनते हैं जो धनवान हैं। लेकिन जिसके पास में 2-4 बीघा खेत हो, 5-10 बीघा खेत भी हो, तो भी उस जमीन से उसको कितना उत्पन्न आज मिलता है, और उसमें भी बीज का भाव जो ब्याज के साथ उसे देना पड़ता है, पानी जो ब्याज के साथ देना पड़ता है, खाद जो ब्याज के साथ उसे भरना पड़ता है, और उसके ऊपर सरकारी लगान। सरकार दे या न दे, पर लगान वसूल करने से चूकती नहीं है। वो ये नहीं देखती कि ये निचला किसान है, मझला किसान है या उच्च वर्ग का किसान है। किसानों में भी वर्ग हैं, जैसे अन्य लोगों में वर्ग हैं वैसे किसानों में भी वर्ग हैं। ऐसे ही वर्ग मजदूरों में भी हैं। एक मजदूर को 400 रुपये एक दिन के मिलते हैं, दूसरे को 800 रुपये मिलते हैं, तीसरे को 1000 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह के भी वर्ग तो हैं। अब क्यों मिलते हैं? मिलते इसीलिए कि उसकी कुशलता को देख करके, उसका काम करने का तरीका देख करके आदमी उसको धन देता है। तो ये बात एक अलग रही। हम कहते हैं कि हमारे देश में जो धन का बंटवारा है वो अगर बराबर का नहीं तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जैसे हम एक मैदानी इलाके से पहाड़ पर चढ़ें, तो अगर सीधी हिमालय जैसी चोटी हो तो आदमी चढ़ेगा कैसे? सीधी अगर मीनार बना दो, हमारे यहां सीधी मीनार बन गई है, हम उस चोटी पर पहुंचे कैसे? तो हमें यह मीनार सीधी नहीं चाहिए, हमें पठार की तरह चाहिए जो जमीन से शुरू तो होती है मगर कहीं ऐसा नहीं लगता कि मैदान नहीं है। धीरे धीरे चलते चलते हम ऊपर के सतह पर भी पहुंच जाते हैं और आसानी से पहुंच लेते हैं। मगर तो धन का बंटवारा अगर इस तरह भी हो तो भी हमारा देश के अधिकांश लोग खुशहाल होंगे, मगर है नहीं। क्यों नहीं है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे हाथ बेकार हैं, हमारा युवा बेकार है, हमारी स्त्री शक्ति बेकार है। बेकार का मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, बेकार का मतलब यह है कि वे बेरोजगार हैं, उन्हें काम हासिल ही नहीं है। क्यों हासिल नहीं होता वो काम उनको? हमारा देश जो हमसे लगान, हमसे टैक्स वसूल करने का अधिकार रखता है, क्या उसका ये काम नहीं है कि वो हर हाथ को काम दे? हां, आजकल कुछ चल पड़ा है, रेड़ा लगाओ, ठेला लगाओ, समोसा बेचो, चाय बेचो, सबको काम मिलेगा। और ये सब करने के लिए उनके पास जगह कहां से आएगी, उनके पास धन कहां से आएगा?
ये कोई फिक्र नहीं करता। आज अगर शहर में आप ठेला लगाने को जाए तो भी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, और फिर जिस जगह पर आप ठेला लगाएं उस जगह की कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी वाले आपको खड़ा नहीं रहने देते, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की जगह है और आप उसका भुगतान नहीं करते, किराया नहीं देते, आपने ली नहीं है वो जगह। तो जब तक आप जगह खरीदेंगे नहीं तब तक आपको ये सब करने को मिलेगा नहीं। फुटपाथ पर लगाएंगे तो भी म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, या यूं कहिए कि दूसरों को आप तकलीफ देंगे। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, ठेले या रेड़ा लगाने के लिए नहीं होता है। उसके लिए चाहे शहर हो चाहे कस्बे हो, सरकार को अपनी योजना में अगर इस तरह की बातें कहनी है कि हाँ ये काम करो, तो सुविधाएं उपलब्ध कौन कराएगा? सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तभी तो ये होगा। साधारण आदमी के पास में कहां इतना धन है कि वो सब सुविधाएं उपलब्ध कर ले? लेकिन नहीं, हम सिर्फ कहने में बहुत उस्ताद हैं, बहुत से सुझाव हम देते हैं। हमारी सरकार क्या, हमारे नेता क्या, जिसको देखो वो सुझाव देता रहता है, मगर उन सुझावों को कार्य रूप में कौन बदले, उसके लिए साधन कौन जुटाए, ये कोई नहीं कहता। तो अगर आपको काम चाहिए, अगर आपको तरक्की चाहिए, अगर आपको धन कमाना है, तो आपको कुछ ऐसी योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा जो आपको साधन उपलब्ध कराएं, आपको तरीके समझाएं कि क्या करना है और कैसे करना है। और उसके लिए आपको, जैसे हमारा एक संस्थान है सर्वाशक्ति आनंदालय, उससे जुड़ना होगा। और उससे जुड़ने का तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस को देखते रहें और साथ ही उसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्थान में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उससे ये बात आगे आ जाएगी कि हम अपना साधन खुद जुटा सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए कि एक लड़ाई हमने जीत ली, और इस लड़ाई को जीतने में हम सब एक साथ हों, यही हम चाहते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।